आधा चेहरा एपिसोड 1। अजीब बात है, जानवर हर हाल में जानवर होता है। हम ये नहीं कह सकते देखो उस जानवर में कितनी इंसानियत है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जानवर इंसान बन जाए, लेकिन हम किसी आदमी से बेधड़क पूछ लेते हैं, अबे तू आदमी है या जानवर? बादशाह जानी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, चाचा मैं आदमी हूं, आदमी, बस जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता हूं। तुम ही बोलो ना, क्या किया जाए? अगर आदमी बैल की तरह हल ना चलाए, गधे की तरह बोझ ना उठाए, बकरी की तरह पान ना चबाए, तो उसे आदमी कौन बोलेगा? अरे उसे तो कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। छोटू ने पहिए की तरफ जैक लगाते हुए कहा, वाह बादशाह जानी, क्या बोलते हो? कलेजा निकाल कर रख देते हो। कोई पढ़ा लिखा आदमी भी आदमी की ऐसी तारीफ नहीं कर सकता। मिस्त्री चाचा ने बादशाह के शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, अरे तो क्या हमारा बादशाह जाहिल है? 8 जमातें पास कर चुका है। एयरपोर्ट, क्लिफ्टन और बंदरगाह से अंग्रेजों की सवारियां उठाता है। फर अंग्रेजी बोलता है। क्यों रे बादशाह, तुझे तो कोई भी अपनी लड़की दे सकता है। अच्छा कमाता है, रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया है। भला किस बात की कमी है? बस एक घर वाली की है ना। बादशाह ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, चाचा मेरी टैक्सी में कितनी ही लड़कियां आकर बैठती हैं, मगर कोई ऐसी नहीं होती जिसे मैं घर में लाकर बिठा सकूं। पता नहीं ये दिल क्या मांगता है, आंखें किसे ढूंढती हैं। जब किसी को ढूंढ लेंगी तो तुम्हारी कसम उसे भगा कर ले आऊंगा। अरे अरे अरे, ऐसे काम के लिए मेरी कसम खा रहा है? मरदूद, अच्छी बातें सोचा कर। पराई बहनों और बेटियों की भी इज्जत होती है। मैं जानता हूं सबकी इज्जत होती है। इस दुनिया में जितनी भी बहनें और बेटियां हैं ना, मैं सबकी इज्जत करता हूं। पिछली सीट की तरफ मुड़कर उन्हें नहीं देखता। वो जो साइड मिरर होता है ना, अकबनुमा आईना, उसे भी घुमाकर दूसरी तरफ कर लेता हूं ताकि पराई बहू बेटियां नजर ना आए। लेकिन देखो ना चाचा, इतनी बड़ी दुनिया में एक तो लड़की ऐसी होगी ना जिसे मैं भगा कर ले जाने का हक रखता हूं। अरे तो तू इस बात को सीधी तरह बोलना कि निकाह पढ़ाएगा और शराफत से रुखसत करके लाएगा। ये बदमाशों जैसी बातें क्यों करता है? हम टैक्सी वालों को तो कोई शरीफ समझता ही नहीं है। अगर मुझे कोई शरीफ घराने की लड़की नजर आ जाएगी तो क्या वो लोग मुझे दामाद बना लेंगे? बेटे तुम किसी शरीफ घराने का पता तो बताओ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। बादशाह ने गिराज के मजदूरों की तरफ मुंह करके कहा, ऐसी बात है यारो, तो फिर अपनी भी शादी हो जाएगी। दुआ करो सब मिलके। सब लोगों ने हाथ उठाकर कहा, आमीन। इसके साथ ही एक निहायती सुरीली सी मीठी सी आवाज सुनाई दी, टैक्सी खाली है। सब यकबायक चुप हो गए। सबकी निगाहें उस आने वाली पर जम गईं। बादशाह तो जैसे पत्थर का होकर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इधर दुआ जुबान से निकलेगी, उधर अर्श पर पहुंचेगी और इधर फर्श पर एक हसीन लड़की निगाहों के सामने आ जाएगी। लड़की क्या थी? गिड़गिड़ाती हुई दुआ की कबूलियत थी। वो ऐसी थी कि वैसी और नहीं हो सकती थी। बादशाह जानी का दिल धड़क धड़क कर उसको मांग रहा था। उसकी निगाहें उसे ढूंढने के बाद पा रही थीं। वो फिरोजी रंग के शलवार सूट में मलबूस थी। ऊपर से एक सफेद डॉक्टरी कोट पहना हुआ था। एक हाथ में स्टेथोस्कोप था, दूसरे हाथ में एक कॉपी और किताब थी। उसने कहा, मैं डाउ मेडिकल कॉलेज जाना चाहती हूं। बादशाह हड़बड़ाकर आगे बढ़ा, फिर टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर, तशरीफ लाइए। टैक्सी की दूसरी तरफ छोटू ने सर उठाकर कहा, उस्ताद क्या करते हो? क्या बगैर पहिए की टैक्सी ले जाने का इरादा है? अरे पहिया तो बदलने दो। वो गुस्से से बोला, अबे गधे, एक पहिया बदलने में इतनी देर लगा दी? अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? ये कहकर वो लड़की की तरफ पलट गया, फिर बेबसी का इजहार करते हुए बोला, ये लोग काम कम करते हैं और मस्खरी ज्यादा। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी 1 मिनट में गाड़ी बिल्कुल फिटफाट हो जाएगी। लड़की ने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए परेशानी से कहा, ओह आई एम गेटिंग लेट। बादशाह जानी ने सर खुजाते हुए उसकी बात को गौर से सुना, फिर बोला,
लेट? हाँ, मैं लेट समझता हूं। मैं अंग्रेजी जानता हूं। मैं 8 जमात तक पढ़ा हुआ हूं। कोई भी अंग्रेजी सवारी आती है तो मैं उसको बोलता हूं कि मीटर से नहीं जाऊंगा, आना है तो कम, नहीं तो गो। बस वो चला जाता है। उसकी अंग्रेजी सुनते ही लड़की मुंह फेर कर मुस्कुराने लगी। वो जल्दी से दौड़ता हुआ मिस्त्री चाचा के पास आया, फिर आहिस्तगी से बोला, देखो चाचा, वो मुस्कुरा रही है, एकदम फंस गई है। बस मेरा इंतजार करना, मैं इसे ले जाऊंगा और वापसी तक इसके घर का, इसके माँ बाप का, इसके पूरे खानदान का पता मालूम करके आऊंगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बात पक्की है ना? बस मैं अभी आया। ये कहकर वो दौड़ता हुआ टैक्सी के पास चला गया। वहां से चिल्लाकर बोला, अबे वो छोटू, क्या मेरा काम बिगाड़ रहा है? मैं तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा, जल्दी कर। दूसरी तरफ से छोटू ने चिल्लाकर कहा, बस आखिरी बोल्ट कस रहा हूं, अपनी सवारी को बिठाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। बादशाह जानी ने पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टरनी साहिबा, बैठ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है। इधर मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, उधर कॉलेज आ जाएगा, एकदम हवाई जहाज के मवाफिक पहुंचाऊंगा। वो पिछली सीट पर बैठते हुए बोली, मुझे तेज रफ्तारी से डर लगता है। यकीनन मुझे जल्दी है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। इत्मीनान से चलो। बादशाह ने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। इत्मीनान की बात ही कुछ और होती है। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने मीटर ऑन नहीं किया? जी नहीं, इसकी क्या जरूरत है? वो जरा सख्त लहजे में बोली, तुम टैक्सी ड्राइवर लोग मुसाफिरों को इस तरह क्यों लूटते रहते हो? मीटर से क्यों नहीं चलते? आप गलत समझ रही हैं। दरअसल आज मैं मीटर ऑन नहीं करूंगा और ना ही आपसे किराया लूंगा। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब? किराया क्यों नहीं लोगे? बस क्या बोलूं, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं इतना खुश हूं कि उसी वक्त इरादा कर लिया था कि आपको मुफ्त कॉलेज ले जाऊंगा और कॉलेज से मुफ्त वापस घर पहुंचाऊंगा। ताज्जुब है, कुछ मालूम तो हो कि ऐसी क्या खुशी मिल गई। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। अब वो बराह रास्त ये तो नहीं कह सकता था कि तुम मिल गई हो। अभी इस बात का यकीन करना था कि वो मिल भी जाएगी या नहीं। दिल तो दीवाना है, हर अच्छी चीज देखकर मचलने लगता है। पिछली सीट से लड़की ने पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है? वो बात दरअसल ये है कि वो जो हमारे चाचा मिस्त्री है ना, वही तुमने वहां गैरेज में देखा होगा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। लड़की ने कहा, हां मैंने देखा था। आगे बोलो। आगे क्या बोलूं जी, शर्म आती है। वो ताज्जुब से बोली, शर्म आती है? तुम मर्द होकर शर्मा रहे हो? ऐसी क्या बात है आखिर? बात दरअसल में यह है कि मैं अपने आप को टैक्सी ड्राइवर समझता हूं और वो मिस्त्री चाचा बोलते हैं कि मैं इंसान हूं, शरीफ आदमी हूं। अगर किसी शरीफ घराने की लड़की पसंद करूंगा तो वो लोग मुझे दामाद बना लेंगे। मैंने कहा यह नहीं हो सकता। मिस्त्री चाचा ने कहा हो सकता है। बस दोनों में शर्त लग गई है और अब वो किसी शरीफ घराने की लड़की से मेरी शादी करा देंगे। उनके यहां रिश्ता मांगने जाएंगे। यानी अभी रिश्ता नहीं मांगा है? क्या लड़की का घर देख लिया है? शाम तक देख लूंगा। यानी घर भी नहीं देखा है, यह भी नहीं मालूम कि रिश्ता कबूल होगा या नहीं होगा, और तुम हो कि खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। खामखा मुझे मुफ्त कॉलेज ले जाओगे और कॉलेज से घर पहुंचाओगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? वक्त से पहले खुश होने वाले को पागल बोलते हैं, मगर ये जो उम्मीद होती है ना, ये वक्त से पहले ख्वाब दिखाती है और खुश करती रहती है। तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। पढ़े लिखे होते तो कितना अच्छा होता। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं जी। ये जो मेरी टैक्सी है ना, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी क्या चीज होती है? वो ही जहां तुम्हारी जैसी लड़कियां और लड़के पढ़ने जाते हैं। ओह, यूनिवर्सिटी। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये मेरी टैक्सी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहां दुनिया की हर कौम आकर बैठती है। हर मजहब, हर नस्ल के लोग अपनी अपनी बोलते हैं, अपने अपने तजुर्बे बयान करते हैं, और जाने से पहले इस टैक्सी के छोटे से घर में, छोटी सी यूनिवर्सिटी में जितनी बातें छोड़ जाते हैं, वो सब मेरे दिमाग में खजाने की तरह मौजूद रहती हैं।
कमाल है, तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो। किसी शरीफ घराने में तुम्हारा उठना बैठना रहा तो वो लोग तुम्हें जरूर अपना दामाद बना लेंगे। सच? उसने खुशी से चीखते हुए अचानक ही ब्रेक लगा दिए। लड़की एकदम से झटका खाकर अगली सीट से टकराई। उसके हलक से चीख निकल गई। वो जल्दी से संभल कर बैठते हुए बोली, ये क्या हरकत है? तुमने अचानक गाड़ी को ब्रेक क्यों लगा दिया? वो पलट कर बोला, जी वो तुमने इतनी अच्छी बात कह दी थी ना, मैं खुशी से आगे नहीं बढ़ सका। वो परेशान होकर बोली, पता नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो, ऐसे तो तुम मुझे मार डालोगे, गाड़ी को कहीं ले जाकर टकरा दोगे। खुदा के लिए होशो हवास में रहकर गाड़ी चलाओ। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, अब मुझे अफसोस है कि आपको चोट लग गई। मैं अपने आप में नहीं था, मैं उल्लू का पट्टा हूं। अब क्यों अपने आप को गाली दे रहे हो? चुपचाप चलो। अजीब आदमी हो, ना लड़की का घर जानते हो ना ही रिश्ते की बात हुई है, और मैं खामखा तुम्हारे साथ बकवास किए जा रही हूं। ऐसी बात मत बोलो। कोई खुश होता है तो उसको खुश करने वाली बात बोलना चाहिए। तुमने अभी ठीक कहा था कि पहले लड़की के घर का पता मालूम करना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हाँ ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम मेरे घर का पता क्यों पूछ रहे हो? वो बस यूं ही, मैंने कहा था ना कि कॉलेज से वापसी पर घर तक पहुंचाऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। ओह अच्छा, मैं नजमाबाद में अब्बासी अस्पताल के सामने रहती हूं, मकान नंबर J32 है। मगर अभी तो तुम जहांगीर रोड से मेरी टैक्सी में बैठी हो। अपनी एक सहेली के घर गई थी, मुझे उसके पास से अपनी किताब और नोट्स लेने थे। नोट तो अपने पास भी बहुत हैं, 5 के, 10 के, 50 के, 100 के, हर दम जेब में रहते हैं। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कॉलेज के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैं ठीक 2 बजे यहां लेने आ जाऊंगा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोली, नहीं, या तो तुम मुझसे किराया लो या फिर दोबारा ना आओ। देखो जी, मेरा दिल मत तोड़ो, मैंने कहा ना कि मैं बहुत खुश हूं, मुझको खुश होने दो। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता। मैं 2 बजे अपने कॉलेज की बस में बैठकर चली जाऊंगी, तुम यहां ना आना। देखो, यहां कोई अंग्रेजी सवारी होती तो मैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलता, हेयर आई वेटिंग टू ओ क्लॉक। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई टॉकिंग गुड इंग्लिश। क्यों, ठीक है ना? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके बाद बोली, हां तुम टैक्सी ड्राइवर हो ना, काम चलाने वाली अंग्रेजी बोल लेते हो, मगर ये पढ़े लिखे लोगों की जबान नहीं है, इसके लिए तालीम हासिल करना होती है। अच्छा मैं जाती हूं, आज तुमने मेरे पैसे बचा दिए, शुक्रिया। ये कहकर वो पलट गई। फिर कॉलेज के गेट की तरफ ऐसी चाल चलती हुई गई जैसे बादशाह जानी के दिल की बसात पर चाल चल रही हो। वो बेचारा उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर तक इसी तरह गुमसुम बैठा रहा, फिर सीधा होकर स्टीयरिंग की तरफ घूम गया और सामने विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। अपने दिल को समझाने लगा कि वो उससे दूर नहीं गई है, उसके पास ही है, पिछली सीट पर बैठी हुई है। उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना वो गायब हो जाएगी। कितना दिल फरेब ख्याल था। वो इस ख्याल से बहलने लगा। उसने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए सोचा कि वहां से अब सीधा जहांगीर रोड मिस्त्री चाचा के पास जाएगा और वहां तक किसी सवारी को नहीं बिठाएगा। पिछली सीट पर तो किसी को बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अभी उसकी जाने तमन्ना वहां बैठी हुई थी। वो इस ख्याल को इस सीट पर से नहीं मिटाना चाहता था। रास्ते में कितने ही जरूरतमंदों ने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो टैक्सी भगाता रहा। उसने किसी की परवाह नहीं की। विंड स्क्रीन के पार देखते हुए अपनी दिमागी आंखों से पिछली सीट पर उसे देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 2 बजे तुम्हारे पास आऊंगा। अभी ये तो बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। अरे तुम तो शर्मा रही हो। देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। शर्माना नहीं चाहिए, एकदम साफ साफ बोल देना चाहिए। अगर मुझ में कोई बुराई है, अगर मैं अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं तुमको अच्छा बनकर दिखाऊंगा। ये जरा सा शेव बड़ा हुआ है, 2 बजे तक सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा फिटफाट बनकर आऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। एक सिग्नल के पास गाड़ी को रुकना पड़ा। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, फिर हाँफते हुए बोला, अरे भाई, इतने इशारे कर रहा हूं, जरा गाड़ी तो रोक दिया करो, मुझे सदर जाना है। बादशाह ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना।
मैं तुम्हें मीटर से कुछ ज्यादा दूंगा, मुझे ले चलो। बोला ना बाबा, क्यों खाली पीली मगज खराब करते हो, हम नहीं जाएगा। तुम टैक्सी वाले इतना जुल्म क्यों करते हो, खाली टैक्सी ले जाते हो और सवारी नहीं बिठाते? बादशाह ने हाथ नचाकर कहा, ए खबरदार, खाली टैक्सी मत बोलना, तुम अंधे हो, देखते नहीं हो पीछे सवारी बैठी है? हैं? उस शख्स ने आंखें फाड़ फाड़ कर पिछली सीट की तरफ देखा, फिर सर खुजाते हुए कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, टैक्सी तो खाली है। बादशाह ने उसकी पेशानी पर उंगली रखकर कहा, तुम्हारी खोपड़ी खाली है, तुम अंधे हो। अरे वहां मेरी घर वाली बैठी है, ठीक से देखो। इतने में वहां से गुजरने का सिग्नल हो गया और वो टैक्सी को आगे बढ़ाता चला गया। चौराहे को क्रॉस करने के बाद उसने कहका लगाते हुए कहा, देखा जान, उसे कुछ नजर नहीं आया। असल बात यह है कि मोहब्बत किसी को नजर नहीं आती, वो अंदर होती है ना। आगे चलकर कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आए। वहां एक मोटरसाइकिल के पास ट्रैफिक पुलिस का सार्जेंट भी खड़ा था। हाथ दिखाकर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा जा रहा था। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, फिर डैशबोर्ड खोलकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह निकालने लगा। सार्जेंट ने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मुझे नाजमाबाद चौरंगी तक पहुंचा दो। वो समंदर की झाग की तरह बैठ गया। उसे इतना मौका नहीं मिला कि वो पुलिस सार्जेंट को पिछली सीट पर बैठने से रोकता। वैसे वो उसे रोक कैसे सकता था? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता था। ये ट्रैफिक पुलिस वाले तो शाहराहों के शहंशाह होते हैं, ड्राइवरों को मुर्गा बनाकर रख देते हैं। वो मजबूरन गाड़ी को स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। उस पर मुर्दनी छा गई थी। वो एकदम उदास हो गया था। अब पिछली सीट का तसव्वुर बिल्कुल ही मिट गया था। उसने जरा नजर उठाकर अकबनुमा आईने में देखा। उस आईने में पिछली सीट पर बैठा हुआ गोल मटोल सा सार्जेंट नजर आया, जो मेंढक की तरह फूला हुआ था। खिड़की से आने वाली हवाओं की रौ पर उसकी बड़ी बड़ी मूंछों के दोनों सिरे फड़फड़ा रहे थे। सारा तसव्वुर फना हो गया था। सार्जेंट ने जरा सख्त लहजे में कहा, मीटर ऑन करो। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाकर मीटर ऑन कर दिया। फिर कहने लगा, जनाब, आप पहले ऑफिसर हैं जो मीटर के साथ चल रहे हैं, वरना यहां ट्रैफिक पुलिस में जितने भी लोग होते हैं वो गधा समझकर सवारी करते हैं, हमारे दिन भर का आधा पेट्रोल जला देते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजमाबाद चौरंगी पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। सार्जेंट पीछे बैठा हुआ उसे घूर घूर कर देख रहा था। फिर दरवाजा खोलकर उतर गया। एक धड़ाके से दरवाजे को दोबारा बंद करते हुए बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मीटर सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तुम ईमानदार लगते हो, जाओ। ये कहकर वो खुद वहां से चला गया। बादशाह जानी अपने होंठों को सख्ती से भींचकर उसे गुस्से से देखता रहा। गुस्सा करने से क्या होता है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसने पलटकर मीटर ऑफ कर दिया, फिर दांत पीस कर बोला, ठीक है बेटा, मैं डबल किराया तुम्हारे बाप लोगों से वसूल करूंगा। आने दो किसी सवारी को, खामखा बीच में हम बदनाम होते हैं। पब्लिक बोलती है हम बदमाश हैं, मीटर से नहीं चलते, किराया ज्यादा मांगते हैं। अरे अगर ना मांगेंगे तो पुलिस वालों को भत्ता कहां से देंगे, महाजन का पेट कहां से भरेंगे? कोई नहीं समझता। बस जबान तालू से लगाई और बदमाश बोल दिया। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा धूप है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सूरज सवा नेज़े पर आ गया है, हमें नागन चौरंगी पहुंचा दो। 1 घंटे से कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। बादशाह जानी ने उसके बच्चों को और उसे देखा, फिर कहा, माँ जी तुम जहां कहोगी पहुंचा दूंगा, मगर मीटर से नहीं जाऊंगा। नागन चौरंगी के 15 रुपए लूंगा। बेटा ऐसा जुल्म ना करो, मीटर से चलो। मीटर खराब है, 15 रुपए दे सकती हो तो बैठ जाओ। वो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ गई। वो बूढ़ी थी, मजबूरी थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में निकली थी। लेकिन बादशाह जानी को उस पर तरस नहीं आया, क्योंकि अभी वो अपनी चोट सहला रहा था। पहले उसने सोचा कि नागन चौरंगी से जहांगीर रोड जाऊं और मिस्त्री चाचा को खुशखबरी सुनाएगा, उसे उस लड़की के घर का पता बताएगा। लेकिन नागन चौरंगी की सवारी मिली तो इरादा बदल गया। उसे कमाने की धुन नहीं थी, वो अपना हुलिया बदलना चाहता था, अपने आप को उस लड़की के शायाना शान बनाना चाहता था। नागन चौरंगी में उसका अपना मकान था, इसलिए वहां जाने के लिए राजी हो गया था। वहां बुढ़िया और बच्चों को उतार कर
उनसे 15 रुपए वसूल करके वो अपने घर आया। उसका मकान 80 गज के प्लॉट पर था। एक कमरा, एक बावर्ची खाना और एक वॉशरूम। गो के छोटा सा मकान था, मगर अच्छा खूबसूरत था। बागीचे के लिए काफी जगह बची हुई थी, लेकिन कभी फूल खिलाने का ख्याल तक नहीं आया था। जब वो अपने प्लॉट पर पहुंचा तो पहले वीरानी ही नजर आई। दिल ने कहा कि अगर वो यहां आएगी तो उसके जोड़े के लिए फूल कहां से लाएगा। उसके मकान के साथ ही यह खाली प्लॉट पड़ा था। स्टेट एजेंसी वालों ने उससे कई बार कहा कि वो 5,000 में ये प्लॉट खरीद ले। न्यू कराची बहुत दूर तक फैलने वाला है और ये इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी कि कल को ये प्लॉट लाखों रुपए में फरोख्त होगा। लेकिन उसे प्लॉट हासिल करने, मकान बनाने और दौलत जमा करने का लालच नहीं था। वो कमाता था, खाता था और खूब ऐश करता था। उस रोज उसे पहली बार ख्याल आया कि वो डॉक्टरनी दुल्हन बनकर यहां आएगी तो उसे एक छोटा सा अस्पताल खोलना होगा। लिहाजा आने वाले के लिए दूसरा प्लॉट खरीदना बहुत जरूरी है। अब वो ढेर सारी बातें सोच रहा था जो पहले कभी उसके दिमाग में नहीं आई थीं। उसके मकान की दूसरी तरफ एक और मकान बना हुआ था। पड़ोसन ने दरवाजा खोलकर उसे देखते हुए कहा, भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, शाम को डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए गाड़ी ले आओगे? उसने कहा, अगर शाम तक इधर की कोई सवारी मिली तो तुम्हारी बेटी को जरूर ले जाऊंगा। हाँ, याद आया, ये तुम्हारे यहां जो माली आया करता है, क्या वो मेरे यहां बागीचा लगा देगा? क्यों नहीं लगाएगा? जहां उसे 4 पैसे मिलेंगे वहां काम करेगा। तो ठीक है बहन जी, आप मेरे ये काम करते हैं। माली से कहें कि वो आज ही से काम शुरू कर दे। यहां बहुत खूबसूरत सा बागीचा लगा दे। मैं आपकी बेटी को किसी वक्त भी आकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो मगन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बोलते ही माली ने आकर बागीचा लगा दिया है। वो खुशी से झूमता हुआ अपने मकान के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई थी जिस पर मैला बिस्तर पड़ा हुआ था। एक तरफ छोटी सी मेज पर पूरी भाजी और थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था जिसे वो सुबह नाश्ता करने के बाद छोड़ गया था। अब वहां मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बाप रे, वो गधी यहां आए तो उल्टे पांव भाग जाएगी। ये कहते ही उसने अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारा। उसे गधी क्यों कह दिया? टैक्सी ड्राइवरों वाली बोली उसके साथ नहीं होनी चाहिए। वो तो ऐसी चीज है कि उसे जान कहना चाहिए, ईमान कहना चाहिए और क्या क्या कहना चाहिए। अब वो नॉवलें पढ़ेगा और उनमें से अच्छी अच्छी बातें कागज पर लिखकर याद करेगा। अब लिखने और याद रखने की बहुत सी बातें जमा हो रही थीं। बेआबाद घर का हुलिया बदलना था, अच्छा सा एक पलंग लाना था, साफ सुथरा सा बिस्तर, उजली उजली सी चादरें, नए नए लिहाफ, अच्छे गिलाफ वाले तकिए, सोफे या कुर्सियां और पता नहीं क्या कुछ खरीदना था। एक एक दिन का जमा करके उस डॉक्टरनी के शाया निशान एक खूबसूरत सा आशियाना बनाना था। उसने घड़ी देखी तो 11:30 बज चुके थे। वो बौखला गया। अब उसके पास पहुंचने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे रह गए थे। इन 2.5 घंटों में बहुत सारा काम करना था। उसने जल्दी से टीन वाले सूटकेस को खोला और अपना बहुत ही पसंदीदा लिबास निकाला। एक पतलून और एक शर्ट और एक वॉस्केट। पतलून और शर्ट का कपड़ा उसने सुपर हाईवे की बाड़ा मार्केट से खरीदा था। बहुत कीमती कपड़ा था और बहुत अच्छी सिलाई थी। जब वो उसे पहनता था तो दूसरे टैक्सी ड्राइवर और गैराज वाले उसे देखकर यूं हैरान हो जाते जैसे उनके सामने बादशाह जानी टैक्सी ड्राइवर ना हो, कोई बादशाह सलामत खड़ा हो। उसने लिबास निकालने के बाद सूटकेस की तह में हाथ डालकर बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली। वो 2,500 रुपए थे। बैंक में उसने अकाउंट खोला था। वहां सिर्फ 50 रुपए जमा थे। अलबत्ता 5 बरस के अरसे में उसने मिस्त्री चाचा के पास 12,500 जमा किए थे। वो भी मिस्त्री चाचा ने जबरदस्ती की थी। उससे कहा था कि वो बैंक की तरफ नहीं जाएगा और न ही उधर पैसे जमा कराएगा। लिहाजा जब भी वो शाम को टैक्सी लेकर गैराज पहुंचता तो मिस्त्री चाचा उसकी जेब में हाथ डालकर कभी 200 और कभी 300 निकालकर अपने पास रख लिया करते थे। एक कॉपी में हिसाब लिखकर उसे बता देते थे, देख इतनी तारीख को इतने पैसे लिए हैं, अपना हिसाब रखा कर, ये पैसे काम आते हैं। तू अकेला सही लेकिन बुरे वक्त के लिए बचाना चाहिए। ये कितने मजे की बात थी। लोग बुरे वक्त के लिए बचाते हैं, लेकिन उसकी जमा पूंजी अच्छे वक्त काम आ रही थी। उसने कपड़े और नोटों की गड्डी उठा ली। पिछली ईद उसने जो नए जूते और मोजे खरीदे थे बहुत कम इस्तेमाल हुए थे, उन्हें भी उसने साथ रख लिया। फिर टैक्सी में आकर बैठ गया।
अभी नागन चौरंगी का इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। दुकानें नहीं थीं, खासतौर पर किसी ऐसे हज्जाम की दुकान नहीं थी जहां हम्माम हो। वो शेव करने और गुस्ल करने के लिए करीमाबाद जाया करता था। मीना बाजार के सामने उसने टैक्सी रोक दी। एक छोटा सा लड़का हाथ में साफी लिए दौड़ता हुआ आया। बादशाह ने कहा, बेटे गाड़ी को बाहर से खूब चमका दो, पूरा 1 रुपया दूंगा। शाबाश, ये कहकर वो सैलून में दाखिल हुआ। तमाम हज्जाम उसे पहचानते थे और उसके आने से खुश होते थे। वो बख्शिश देकर जाया करता था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यार आज ऐसी शेव करो कि देखने वाली आंखें मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढती रह जाएं। हज्जाम ने कहा, फिक्र न करो उस्ताद, ऐसी फर्स्ट क्लास शेव बनाऊंगा कि सूरत निखर आएगी, मालूम होगा कि अभी पैदा हुए हो। अबे जा, पैदा करके मुझे बच्चा बनाता है, उल्टी खोपड़ी के। मैं कहीं दूध पीने नहीं, दूध की नहर निकालने जा रहा हूं, कुछ समझा? उसने इनकार में सर हिलाकर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, उस्ताद समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे हो? अबे अपनी बात समझने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है। चल तू चला उस्तरा। वो उस्तरे की धार बनाते हुए बोला, पहले गुस्ल कर लो तो अच्छा होगा, उससे बाल नर्म हो जाते हैं। कुछ नर्म वर्म नहीं होते, जैसे भी हैं जल्दी से शेव कर दे। मैं गुस्ल करने के बाद जो कपड़े पहनूंगा उसके बाद फिर मैं यहां नहीं बैठूंगा। इतने में झूरा पेंटर सैलून में दाखिल हुआ। उसने बादशाह को देखते ही सलाम करते हुए कहा, उस्ताद अपनी टैक्सी में कभी फूल पत्ते नहीं बनवाते हो। इस शहर की कितनी गाड़ियों में झूरा पेंटर का नाम लिखा हुआ है। बार बार शेव करने से पहले साबुन लगा रहा था। बादशाह ने आईने में झूरा पेंटर को देखते हुए कहा, तुम ट्रकों और ऑयल टैंकरों के पीछे जो दरिया, पहाड़, जंगल और शेर, चीते वगैरह बनाते हो वो हमारी टैक्सियों पर नहीं चलते। मिनी बसों में जो फूल पत्तियां बनती हैं उन्हें भी हमारी टैक्सी में बैठने वाले अच्छा नहीं समझते। यूं मालूम होता है बच्चों को खुश करने के लिए रंग बरंगे फूल बना दिए गए हों। झूरे तू क्या फूल बनाएगा? मेरी टैक्सी में तो ऐसा फूल खिल रहा है। अरे ऐसा फूल खिल रहा है? बार्बर ने कहा, उस्ताद सर को एक जगह रखो, मैं उस्तरा चला रहा हूं, नहीं तो चेहरे पर इतने फूल खिलेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। बादशाह के चेहरे की सफाई होती रही। फिर बार्बर ने कहा, झूरे मालूम होता है कि उस्ताद ने किसी को फांसा है। बादशाह ने कहा, जरा मुंह संभाल कर बात करो, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे फांसा जाए। वो बहुत शरीफ खानदान की लड़की है। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत लंबा हाथ मार रहे हो, बहुत ऊंचे जा रहे हो। कहां तक बात पहुंची? बादशाह जानी ने जवाब देने के लिए होंठ खोले, फिर बंद कर लिए, क्योंकि थोड़ी के नीचे उस्तरा चल रहा था। झूरे ने कहा, उस्ताद मुंह देखी बात नहीं करता, ईमान की कहता हूं। तुम हो ही ऐसे कि तुम पर बड़े बड़े खानदान की लड़कियां मरने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ तो बात कहां तक पहुंची है? बार्बर का हाथ रुक गया था। बादशाह ने कहा, आज पहला दिन है, समझ में नहीं आता कि बात कहां तक पहुंचेगी। झूरे ने पूछा, क्या वो तुमसे बात करती है? हाँ करती है। क्या वो मुस्कुराती है? हंसती भी है। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई? अब क्या वो तुम्हारे सामने सर फोड़ेगी? तब तुम्हें उसकी मोहब्बत का पता चलेगा। ये बात नहीं है झूरे, वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर नहीं बनने वाली है। ज्यादा पढ़ने वाली बड़ी गहरी होती हैं। अब उस गहराई को कैसे मालूम करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये कौन सी बड़ी बात है? उस पर यह जाहिर कर दो कि तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। उसकी तरफ से हाँ या ना में जवाब तो मिलेगा। जूते खाने वाला मशवरा ना दो। मैं चाहता हूं जबान न खोलूं और उसे मेरे दिल की बात मालूम हो जाए। झूरे पेंटर ने हाथ उठाकर दांत देते हुए कहा, वाह, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। उस्ताद अपने दिल की बात तुम शायरी के जरिए ही कर सकते हो। उधर बसों और मिनी बसों में बहुत से जो शेर लिखे रहते हैं ना, वो मेरे लिखे होते हैं। मैं 5 रुपए एक शेर के हिसाब से लिख देता हूं। ये दूसरे ड्राइवर भी तो तुम्हारी तरह दिल वाले होते हैं, बल्कि तुमसे ज्यादा ही दिल वाले होते हैं, क्योंकि बसों और मिनी बसों में औरतों का क्लास आगे होता है। ड्राइवर के आसपास परियों का मेला लगा रहता है। बादशाह जानी ने कहा, अबे क्यों छिचोरी बातें करता है? वो दूसरों की माएं बहनें होती हैं। ठीक है, वो दूसरों की होती हैं, ड्राइवर की नहीं होती ना। वो बेचारा सुबह से शाम तक परियों में घिरा रहता है। कोई ना कोई तो उसे पसंद आएगी, एक नहीं दर्जनों पसंद आएंगी। उन दर्जनों में से किसी ना किसी को शिकार करने के लिए
शायरी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे शहर की हर मिनी बस में देख लो कैसे शेरों के तीर छोड़े जाते हैं और जिगर के पार किए जाते हैं। बस तुम भी एक ऐसा ही फड़कता हुआ शेर टैक्सी के डैशबोर्ड के ऊपर लिखवा लो, वो पढ़ेगी तो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगी। बादशाह इस मशवरे पर गौर करने लगा। बार्बर ने कहा, यह मशवरा बहुत अच्छा है, क्या हरज है अगर ऐसा शेर लिखवा लिया जाए जिससे तुम्हारे दिल की बात जाहिर हो जाए। उसे मालूम हो जाएगा, इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, मुझे पहले भी एक पेंटर ने कहा था कि डैशबोर्ड पर एक शेर लिखवा लो, मगर यह बात मुझे बहुत गंदी लगी। मेरे पीछे वाली सीट पर कितनी ही माएं बहनें और बेटियां बैठती हैं, उनके मर्द भी बैठते हैं। अगर वो ऐसे शेर पढ़ेंगे तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। शायरी अच्छी चीज है, किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन वही शायरी डैशबोर्ड पर आ जाए तो गाली बन जाती है। वो कुर्सी पर से उठ गया, आईने में देखने लगा। चेहरा साफ हो गया था, निखर आया था, बहुत ही खूबरू लग रहा था। वो आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुराया, फिर अपने कपड़े वगैरह लेकर गुसलखाने की तरफ जाने लगा। तभी 12:15 हो गए। 2 बजे से पहले उसके पास पहुंचना था। ये कहते ही वो दौड़ता हुआ गुसलखाने के अंदर चला गया। झूरे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गुसलखाने के दरवाजे पर आया, फिर बुलंद आवाज में बोला, उस्ताद ऐसा करो कि 1-2 घंटे के लिए डैशबोर्ड पर शेर लिखवा लो, वो पढ़ लेगी और जब टैक्सी से उतरकर चली जाएगी तो उस शेर को मिटा देना। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज के साथ बादशाह जानी ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है, जा लिख दे एक शेर। उस्ताद कुछ हाल चाल तो बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर अंदर से आवाज आई, भाई कहना क्या है, उससे मोहब्बत हो गई है। मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं अब अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, बस वही नजर आती है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मुझ जैसा टैक्सी ड्राइवर उससे इश्क कैसे करे। अपनी हैसियत को याद रखना पड़ता है। टैक्सी चलाते वक्त इश्क कैसे हो। सामने रास्ते का भी ख्याल है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रैफिक पुलिस का भी डर लगा रहता है। इतने खौफ और परेशानियों में भला कैसे इश्क हो सकता है। यही मजबूरियां जरा बयान कर दो। बस अभी लो उस्ताद, थोड़ा सा सोचूंगा, सिगरेट का कश लगाऊंगा और शेर निकल कर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में उसने अपने दिमाग से शेर निकाल कर कहा, ओह क्या फड़कता हुआ शेर है, जरा सुनो उस्ताद। वो आई टैक्सी में हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी रास्ते को, कभी पुलिस वाले को देखते हैं। अंदर से आवाज आई, चालान कराएगा क्या? मैंने जैसी बात कही थी वैसा ही शेर कह दे। शेर कहां हुआ, ये तो मेरी ही बात हुई ना। अरे जैसा शायर बोलते हैं ना, बस वैसी ही कोई फड़कती हुई चीज पेश कर। झूरे ने कहा, उस्ताद जो दिल की बात होती है वही शायरी कहलाती है। मैं एक और शेर सुनाता हूं। मैंने 2-4 बस ड्राइवरों और मिनी बस वालों को ये शेर लिख कर दिए, बड़े कारगर हुए। देखो गाड़ियों में लड़कियां आकर बैठती हैं ना, तो उनके सर झुके रहते हैं, आंखें भी झुकी रहती हैं, बड़ी मासूम लगती हैं, मगर इसी मासूमियत से दिल भी चुरा लेती हैं। अंदर से आवाज आई, हाँ 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 बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो बिल्कुल ऐसी ही है। उसने ऐसी ही मासूमियत से मेरा दिल चुरा लिया है। बस इसी पर कोई शेर बोल दो। जूरे ने कहा, शेर हाजिर है, सुनो। वो नीची नजर करके सर झुकाए बैठी है, वही तो है जो मेरा दिल चुरा के बैठी है। ये तो खुल्लम खुल्ला बात हो गई। टैक्सी के अंदर लिखाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही जबान से बोल दूं। मुझे ऐसी शायरी नहीं चाहिए। उस्ताद क्यों मेरे 5 रुपए खोटे करते हो? कोई शेर पसंद कर लो, मैं फटाफट लिख दूंगा। चलो इससे भी अच्छा शेर सोचकर बताता हूं। वो गुसलखाने से बाहर आ गया। मोजे और जूते पहनने के बाद उसने आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा लिया। खूब खिल रहा था, किसी पहलू से टैक्सी ड्राइवर नहीं लग रहा था। मालूम होता था कि कोई बहुत ही पढ़ा लिखा स्मार्ट नौजवान है। बार्बर ने उसे देखकर कहा, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हो, बस जरा सी खुशबू छिड़क लो, मजा आ जाएगा। वो बार्बर के हाथ में 10 रुपए का एक नोट रखकर बाहर आ गया। पास ही एक जनरल स्टोर था। वहां जाकर उसने पूछा, कोई अच्छी खुशबू हो तो बताओ। दुकानदार ने उसके आगे परफ्यूम की कई शीशियां लाकर रख दी। अच्छी खूबसूरत डिजाइन की बहुत सी शीशियां थीं। बादशाह ने पूछा, इनमें से कौन सी खुशबू ऐसी है जो लड़कियों को पसंद है? दुकानदार ने कहा, खुशबू सभी एक से बढ़कर एक हैं,
और लड़कियां तो हर तरह की खुशबू पसंद करती हैं। वैसे ज्यादातर लड़कियां व्हाइट रोज ले जाती हैं। ये सस्ता भी है, सिर्फ 250 रुपए की एक शीशी है। उसने कभी 2.5 रुपए का इत्र नहीं खरीदा था, लेकिन 250 रुपए की वो शीशी बिला तामुल खरीद ली। उसे लेकर टैक्सी की तरफ आया। बच्चे ने टैक्सी को साफ करके चिमका दिया था। उसने लड़के को 2 रुपए दिए। फिर दरवाजा खुलकर बैठना चाहता कि झूरा पेंटर दौड़ता हुआ आया। उस्ताद, हो गया, बिल्कुल पक्का शेर हो गया, तुम्हें पसंद आएगा, चल भाग यहां से। उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे बैक किया, फिर डाउ मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने लगा। वो बार बार अकबनुमा आईने में खुद को देखता और खुश होकर सोचता था कि वो उसे देखकर जरूर मुतासिर होगी, मगर उसे और ज्यादा किसी तरह मुतासिर करना चाहिए। वो सोचने लगा। इरादा था कि मेडिकल कॉलेज के करीब पहुंचकर अपने कपड़ों पर थोड़ी सी खुशबू छिड़क लेगा। दिल ने कहा कुछ और भी करना चाहिए। बाद में अफसोस ना हो कि उसे अपना बनाने के लिए, उस पर अपनी शख्सियत की छाप डालने के लिए उसने कुछ नहीं किया। उसे और कुछ करना चाहिए।